पीजीटी मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन और उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज और ऑपरेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये सब। आज हम लेकर आए हैं लेक्चर 2, जिसमें हम आगे की बात करेंगे। जैसे कि आपको पता, ये जो वीडियो लेक्चर हमारे चल रहे हैं, ये किसी भी स्टेट का अगर पीजीटी का एग्ज़ाम है या कोई अन्य एग्ज़ाम जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला, जिसमें भी ये सारे टॉपिक लग रहे हैं जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो सिलेबस में होने चाहिए, ठीक है। और इस वीडियो लेक्चर में हम लगभग पीजीटी में जो भी सिलेबस के अंदर टॉपिक मेंशन है, उन पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्लास 2, और क्लास 2 में हम आगे की बात करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में की थी। अब हम बात करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या क्या प्रॉपर्टी रखता, ठीक है। अगर हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी आर्बिट्री ले लिया हमने, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड होते हैं? क्लोज्ड होने का मतलब है कि 2 एलिमेंट उठाओगे आप और उस ऑपरेशन के अंडर रखोगे, यानी कि मल्टीप्लाई करोगे। आपका जो रिजल्टेंट एलिमेंट होगा, क्या वो कॉम्प्लेक्स आ रहा या नहीं आ रहा? अगर वो कॉम्प्लेक्स ही आ रहा तो वो क्लोज्ड है। जबकि हमने लास्ट वीडियो में देखा, जब भी हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, इसीलिए क्लोज्ड होता। कॉम्यूटेटिव में क्या करते हैं हम? पहले एलिमेंट को इस ऑर्डर में रखते हैं, Z1 इंटू Z2, फिर हम Z2 इंटू Z1 रखेंगे, और अगर दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो हमारा ये कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। जबकि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में ये देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ट्रू करता है, यानी कि a प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी अगर आप ले रहे हैं, तो पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो या इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा और हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लाई होता रहेगा वहाँ पे, तो ये ट्रू आता, तो ये कॉम्यूटेटिव होता। आप उसको ट्राई कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 एलिमेंट लेते हैं हम, ठीक है, और तीनों एलिमेंट को Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 Z3 के ऑर्डर में रखते हैं। लेकिन यहाँ पे करना क्या, पहले लेफ्ट के 2 एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना, फिर जो आएगा वो तीसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना, और फिर आपको क्या करना, पहले राइट के 2 एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना, जो भी आएगा वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे। अब जो ये दोनों प्रोसेस में आपको वैल्यू आएगी ना फाइनल, ये हमेशा बराबर आएगी। इसका मतलब हो जाएगा कि ये एसोसिएटिव भी होगा। अगला क्या, आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है और ये इनवर्स भी इंपॉर्टेंट है। तो 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है किसी नंबर के स्ट्रक्चर की। आइडेंटिटी से मतलब होता है कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो ऐसा काम सिर्फ 1 करता, इसीलिए इसकी आइडेंटिटी ये होगी। और इनवर्स क्या होता है? अगर यहाँ पे इन सारी प्रॉपर्टीज में से सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो है इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपके पास z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे x और y क्या होते हैं, रियल नंबर। तो z इनवर्स से मतलब होता 1/z, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि यहाँ पे z नॉन जीरो होना चाहिए, ऑब्वियसली, क्योंकि जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब ये करोगे सॉल्व कैसे, इसको आप x प्लस आयोटा वाई रखोगे, तो अब ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में नहीं है, बेसिकली 1/, में, तो आप इसको कोशिश करोगे कि ये कैपिटल X प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में आए, जो कि प्योर फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी डिवीजन का हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, तो जो डिनोमिनेटर में होता उसके अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पे क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देना आगे, और जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, x माइनस आयोटा वाई ये होगा, और डिनोमिनेटर में देखिए आप गौर से जब देखोगे, ये a प्लस बी, a माइनस बी फॉर्मूला बनता है, जो कि क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि आयोटा y का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर आयोटा के ऊपर भी जाएगा, y के ऊपर भी जाएगा, तो उससे हमको वैल्यू क्या मिलेगी, x माइनस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर क्या देता, सारा काम इसी के लिए है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में,
-1 देता, तो यहाँ से मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो माइनस, इस माइनस को प्लस कर देगी और ये वाई स्क्वायर रह जाएगा। बेसिकली हमारा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इनवर्स होगा वो ये आ जाएगा। और ये जो प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर के इनवर्स की, जो आपने डायरेक्ट याद रखनी है, इस पे हम बात करेंगे जब इसका कॉन्जुगेट और मॉडुलस की बात कर लेंगे। अब एक एग्जांपल है मेरे पास जो केबीएस पीजीटी मैथमेटिक्स का 2023 जो अभी पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 + 3i क्या होगा। तो आपने सीधे ये करना था, z इनवर्स इज इक्वल टू 1/z, मतलब 1/3 + 2i, ये हो जाना था। और इसके अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह क्या कर देना था, मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा। और यहां से वैल्यू मिलेगी 3 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाई, वही रिजल्ट लगेगा फिर a² - b²। तो a² यहाँ 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस आयोटा क्या कर देगा, जैसा अभी हमने देखा ये प्लस हो जाएगा, और y का स्क्वायर, y कितना है यहाँ पे 2 का स्क्वायर इज 4, तो ये बन जाएगा हमारे पास। और इससे मुझे वैल्यू क्या मिलेगी 3/13, अलग अलग कर सकता हूं मैं, आयोटा 2/13, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा सी ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन में एडिटिव इनवर्स होता ना पूछा हुआ, एडिटिव इनवर्स, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होता, 3 + 2i का एडिटिव इनवर्स जब आपको पूछता तो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगा देना था आपने इसके आगे, तो इसका एडिटिव इनवर्स -3 - 2i हो जाना था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कहाँ पे कैसे यूज करना है। ठीक है, एक एग्जांपल और है हमारे पास, द इनवर्स ऑफ दिस, ये एक नंबर दे रखा कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर नहीं है तो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लेके आना, फिर उसका इनवर्स निकालना। अगर आप इस नंबर को गौर से देखते हो तो पहले आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर x + आयोटा y की फॉर्म में फिलहाल तो नहीं दिख रहा। अब उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या दे रखा, आयोटा की पावर 4n + 3। ठीक है, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी का यूज करके आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा की पावर 3 अलग अलग कर देंगे। यहाँ पे माइनस आयोटा की पावर 8n इंटू माइनस आयोटा की पावर -3 हो जाएगा, ये अलग अलग कर देंगे। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, माइनस आयोटा की पावर 12n इंटू माइनस आयोटा की पावर -1, ये अलग हो गया। सेम यहाँ पे हो जाएगा माइनस आयोटा की पावर 2 इंटू आयोटा की पावर कितनी हो जाएगी, -16n। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने लास्ट क्लास में, ये थी कि अगर आपके पास आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आने वाली है, 1। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 1 ही हो जाएगी, क्योंकि माइनस को जब आप बाहर लाओगे तो इवन पावर है, प्लस हो जाएगा। सेम इसकी वैल्यू भी 1 हो जानी है और इसकी वैल्यू भी 1 हो जानी है, क्योंकि माइनस पावर है, 1/i² हो जाएगा, फिर वहां से भी आपको 1 मिलेगा। तो जो वैल्यू मिलेगी मुझे यहाँ पे वो मिलेगी आयोटा की पावर 3 प्लस माइनस आयोटा की पावर -3, ये हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये 1 हो गया, और इसके में क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा की पावर -1, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1, माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस हो जाएगा, और आयोटा की पावर दिस ये हो जाएगा आपके पास 1 और इंटू 1, ये हो जाएगी। तो फाइनल वैल्यू कुछ इस तरीके से दिख रही है। इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे, और हमने ये आयोटा क्यूब इक्वल टू कितना देखा था, माइनस आयोटा आता था, इसकी वैल्यू वहां पे रख दीजिए, तो बेसिकली ये बन जाएगा आयोटा की पावर 3 इज माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा की पावर -3 को कैसे लिख सकते हम, अगर माइनस आयोटा की पावर -3 की बात की जाए तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस आयोटा की पावर 3 डिनोमिनेटर में लाके। अब क्योंकि माइनस ऑड पावर के अंदर है तो बाहर माइनस नेगेटिव में आ जाएगा, 1/- आयोटा क्यूब। अब आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आयोटा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/- आयोटा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू 1/आयोटा है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आयोटा स्क्वायर बेसिकली ये माइनस आयोटा था। ठीक है,
यहाँ पे हम डायरेक्ट भी लिख सकता था मैं, यहाँ पे माइनस आयोटा की पावर -3 है ना, तो ऑड पावर होने के कारण ये माइनस बाहर आ जाएगा, और आयोटा की पावर -3 ये लास्ट क्लास में हमने देखा इसकी वैल्यू आती थी प्लस आयोटा, तो वही आना था आपके पास, तो वहां पे रखिए इसको, ये हो जाएगा माइनस आयोटा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस जो है उसकी पावर कितनी है, -1 है, बेसिकली ऑड पावर है, तो इसमें भी माइनस बाहर आ जाएगा, और ये आयोटा की पावर -1 कितना आता था लास्ट क्लास में, अगर आपने देखा होगा, आयोटा की पावर -1 को लिखते थे हम 1 आयोटा, आयोटा का मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो माइनस आयोटा हो जाता था, तो ये माइनस माइनस का क्या हो जाता था प्लस, और प्लस कितना आयोटा और +1, ये हो जाएगा। यहां से हमको जो वैल्यू मिलेगी -2i डिवाइडेड बाई 1 + i, ये आ गया। अभी भी हमारा जो हमको चाहिए उस फॉर्म में ये नंबर आया नहीं है, इस फॉर्म में, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको और आगे सॉल्व करना पड़ेगा और रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो उसको जब हम करें आगे इसको सॉल्व, तो -2i 1 माइनस आयोटा से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 माइनस आयोटा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, या -2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो जो फाइनल वैल्यू आएगी आपके पास -2 आयोटा माइनस माइनस का +1 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये +1 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा आपके पास 2 आएगा, क्योंकि ये 1 है, ये भी 1 हो जाएगा प्लस में, तो 2 से 2 कैंसिल। तो अगर देखा जाए तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया यहाँ पे वो कैसा दिख रहा, -1 माइनस आयोटा, ठीक है। अब इसका जो इनवर्स होगा वो आप निकाल सकते हैं, माइनस ये हो जाएगा आपके पास माइनस, बेसिकली इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 1/-1 प्लस आयोटा, ठीक है, और न्यूमरेटर में 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ये हो जाएगा। इससे z इनवर्स इक्वल टू ये माइनस ऊपर ले जाओ 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर यानी कि 1 i का स्क्वायर +1, तो ये मिल जाएगा z इनवर्स इक्वल टू -1/2 प्लस 1/2 आयोटा, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। आगे देखते हैं, अब हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, किसी प्लेन के ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कैसे की जाती है, तो यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल है, z इक्वल टू x प्लस आयोटा y मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हैं x y, जहां पे x और y क्या होते हैं, दोनों रियल। तो यहाँ पे मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो ये ऑर्डर्ड पेयर होता है ये किसका एलिमेंट होता, r क्रॉस r का, ठीक है, और ये r क्रॉस r किसको रिप्रेजेंट करता, कॉम्प्लेक्स प्लेन या कार्टेशियन प्लेन को बेसिकली, और कार्टेशियन प्लेन यहाँ पे क्या बन जाता, कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंड प्लेन, ठीक है। तो जब मैं इस r क्रॉस r को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करता हूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखता, दो परपेंडिकुलर लाइन आपके पास रहेंगी, ठीक है, और ये होती x एक्सिस को जो रिप्रेजेंट करती है, ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। अब कॉम्प्लेक्स में इनको क्या बोलेंगे ये देखेंगे हम, ठीक है। अब ये एक्स वाई क्या होता, कोई एक पॉइंट प्लेन के ऊपर का कोई पॉइंट, मान के चलिए P पॉइंट है एक्स वाई, तो बेसिकली यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता वो क्या रहता, प्लेन के ऊपर का एक पॉइंट, यानी कि प्लेन के ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता। अगर आपके पास कोई नंबर है यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में -1 -2, तो इसका मतलब समझ जाइए कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कहीं पर भी एक नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये कॉम्प्लेक्स, इस तरीके से हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मेरे पास z इक्वल टू 2 - 3i है, ठीक है, 2 - 3i हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, कार्टेशियन फॉर्म में 2 - 3, और ये 2 - 3 यानी कि इसका
फर्स्ट कंपोनेंट क्या पॉजिटिव है, सेकंड कंपोनेंट क्या नेगेटिव। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट रहता है जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट पॉजिटिव हो, सेकंड कंपोनेंट नेगेटिव, तो ये फोर्थ होता। बेसिकली अगर आप देखो तो यहाँ x पॉजिटिव होता, ये y पॉजिटिव होता, x नेगेटिव होता और ये क्या हो जाता y नेगेटिव हो जाता। तो यहाँ पर आने वाला जो एलिमेंट होगा उसमें y नेगेटिव होगा, x पॉजिटिव होगा, तो ये नंबर कहीं तो इधर होगा 2 - 3, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे z इक्वल टू माइनस आयोटा लू या -2 आयोटा लू तो इसका मतलब क्या है, इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूं 0 + -2 आयोटा, और इसी को हम कार्टेशियन फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 0 - 2, ठीक है। ये नंबर बन जाएगा मेरा। अब 0 - 2 कहां पर आता, यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट क्या है आपके पास, ये 0 है, सेकंड कंपोनेंट क्या नेगेटिव है, तो ये ऐसा नंबर जिसका फर्स्ट कंपोनेंट 0 हो वो आता y एक्सिस के ऊपर, और पॉजिटिव y ऊपर है नेगेटिव y नीचे है, तो ये -2 या बेसिकली ये पॉइंट कुछ इस तरीके से आएगा 0 - 2, क्लियर है। और अगर यहीं पर z इक्वल टू 3 आई होता तो ये क्या बन जाता आपके पास, फिर यहाँ से रियल पार्ट इसका 0 है, 3i ऐसे लिख सकता हूं मैं, तो ये बन जाता 0 3। तो ये भी y एक्सिस के ऊपर किस कहीं तो यहाँ पे होता 0 3, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो y एक्सिस के ऊपर जब पॉइंट आता तो वो पॉइंट सिर्फ और सिर्फ क्या होता, प्योरली इमेजिनरी। यानी कि अगर आपको कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर प्योरली इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा तब आपको किसके ऊपर आएगा वो पॉइंट, y एक्सिस के ऊपर। वहीं पे अगर आपका नंबर जो है कुछ इस तरीके से हो, अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है 2, z इक्वल टू 2, z इक्वल टू 2 मतलब इसको लिख सकते हैं आप 2 + आयोटा 0, और इसी को लिख सकते हैं आप कैसे 2 0। ऐसा नंबर जिसका फर्स्ट कंपोनेंट पॉजिटिव है और नॉन जीरो है, सेकंड कंपोनेंट 0 है, तो ये तो किस पे आता है, x एक्सिस के ऊपर आता है ये पॉइंट, ठीक है। और ये क्या आपके पास, यही आपका रियल नंबर भी है। तो जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा तो उसका रिप्रेजेंटेशन कहां पे आएगा, x एक्सिस के ऊपर, इसीलिए इसको रियल लाइन बोलते हैं, रियल लाइन, और इसको इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन। तो इस तरीके से आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंटेशन प्लेन के ऊपर कहां पे आता ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x + आयोटा y, जिसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हम x y ये लिखेंगे, और यहाँ पे x और y क्या दोनों रियल होंगे। तो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस। उस पॉइंट की x एक्सिस के अबाउट जो रिफ्लेक्शन होगी उसी को बोलेंगे कॉन्जुगेट। जब मैं बात करता हूँ रिफ्लेक्शन की तो ये क्या होता है, मिरर इमेज होती है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक मिरर इमेज। अगर ये हमारे पास रियल लाइन है यानी कि x लाइन, ये आपके पास इमेजिनरी लाइन है y, तो मेरा जो पॉइंट है मान के चलो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ x y, ये कॉम्प्लेक्स पॉइंट या कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ओरिजिन से मिला दीजिए इस पॉइंट को, ये एक लाइन सेगमेंट मिल गई मेरे को OP, ठीक है। अब वो लाइन जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से मिलाती है उसका अगर आप x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन कर दोगे यानी कि मिरर इमेज कर दोगे तो ये एग्जैक्टली यहाँ पर आता, ये नंबर एग्जैक्टली उतनी ही दूरी पर रहता लेकिन अपोजिट साइड में आ जाता नीचे। तो यहाँ पे हो क्या रहा, यहाँ पे x पॉजिटिव था और y भी पॉजिटिव था, लेकिन जब इसकी रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस कर दिया आपने तो x तो पॉजिटिव ही रहा इसी साइड है, लेकिन y क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब मेरा जो कॉन्जुगेट होगा ना, कॉन्जुगेट ऑफ z, वो रिप्रेजेंट किया जाता है इससे z बार, ये कहता है रिफ्लेक्शन, ठीक है। और इसको लिख सकता हूं मैं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में x तो सेम रहा पॉजिटिव ही, ठीक है, और वैल्यू भी x की सेम है, और जो y होगा वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, ये बन गया। अब इस नंबर को जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो z बार मेरे पास क्या आता है, x प्लस आयोटा माइनस वाई, यानी कि x माइनस आयोटा वाई। इसीलिए डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट क्या हो रहता, जो आयोटा होता है उसको माइनस आई से रिप्लेस कर दीजिए, वही कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट बन जाएगा। जैसे मेरे को कोई नंबर दे दिया जाए
z इक्वल टू 2 माइनस 3i, ये मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका जब मुझे कॉन्जुगेट निकालना तो सीधा सीधा मुझे क्या करना है, 2 माइनस 3 आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देना, और ये जो बनेगा मुझे 2 प्लस 3i, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो। अब यहाँ पे एक चीज देखना, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर हमारे पास जो z है कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, और अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसका कॉन्जुगेट हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ पे देखिए, अगर मेरा नंबर यहाँ पे है तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, और अगर नंबर यहाँ पे होता तो इसका रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस के अबाउट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इफ z ये है तो z बार यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली ये, और इफ z ये हुआ तो इसका z बार कहाँ पे मिलेगा, मुझे यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो वाइस वर्सा प्रॉपर्टी है। और दूसरा क्या, अगर z मेरा जो है ना सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब ये, अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे होता, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ओरिजिन से मिला दीजिए, इसका जो रिफ्लेक्शन होगा एक्स एक्सिस के अबाउट ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा, और ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। जैसे z इक्वल टू थर्ड क्वाड्रेंट का कोई नंबर ले लीजिए, -3 माइनस 2i, जब इसका z बार करोगे आप, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, जब इसका z बार करोगे आप तो x का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा, लेकिन जो y एक्सिस वाला टर्म है वो अपने साइन को चेंज कर देगा, तो 4i ये आपका कॉन्जुगेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी वाइस वर्सा प्रॉपर्टी है, अगर कॉन्जुगेट नंबर यहाँ पे तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे जाए, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है दोनों चीजें। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता, अगर आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को आगे पढ़ोगे तो वहां पे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास कि अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका कॉन्जुगेट अनचेंज्ड हो, यानी कि चेंज नहीं हो रहा, कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉन्जुगेट सेम आ रहे, तो वो सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर हो सकता, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जैसे देखो z इक्वल टू 2 है तो z कॉन्जुगेट का इसमें क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट उसके पास है नहीं, तो ये कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर है रियल लाइन के ऊपर, यानी कि रियल नंबर है वो, तो इसका रिफ्लेक्शन अबाउट रियल लाइन कहाँ पे होगा, नहीं होगा कहीं पे, क्योंकि ये लाइन यहीं पे रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, तो सेम आएगा आपके पास। तो ये याद रखना है आपने, बराबर कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉन्जुगेट बराबर सिर्फ और सिर्फ तब होंगे जब वो नंबर रियल हो। दूसरा क्या आपके पास कि अगर हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट कर दें, अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट कर दे तो वापस से नंबर मिलेगा ऑब्वियसली। ये देखो यहाँ पे z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, आपने एक बार रिफ्लेक्शन किया तो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट से फिर से आपने रिफ्लेक्शन किया तो आप सीधे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। सिंपल सा ये फॉर्मेट है, इस तरीके से आप बात कर दो। अगला देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या हमारे पास, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को ऐड करने के बाद 0 मिले, यहां पे देखना, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई और उसका कॉन्जुगेट, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा उसका, x माइनस आयोटा वाई, इन दोनों का सम करने के बाद 0 आए, सम करने के बाद 0, तो इससे तो ये कैंसिल होगा ही, ठीक है। बचेगा क्या, 2x इज इक्वल टू 0, दिस विल इंप्लाई x इज इक्वल टू 0। ये सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब आपका जो z होगा उसमें x 0 आएगा, यानी कि बचेगा क्या, आयोटा वाई, सिर्फ और सिर्फ जब इमेजिनरी होगा प्योरली। तो ये प्रॉपर्टी तब ट्रू होगी इफ एंड ओनली इफ z इक्वल टू या तो 0 हो या प्योरली इमेजिनरी हो, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। अब नेक्स्ट क्या है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को जोड़ दिया जाए तो रियल पार्ट जो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके दुगना आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जब आपने ये जोड़ा तब आपको 2x मिला, x क्या, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये दुगना मिल गया उसका। और अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को माइनस कर दोगे यहीं पे, अगर मैं कहूं यहाँ पे कि आप इसको माइनस कर दीजिए
ठीक है, जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को माइनस कर दोगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये आपके पास क्या मिल जाएगा, आयोटा y माइनस माइनस का प्लस 2 आयोटा y, तो 2i इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ z, यानी कि इमेजनरी पार्ट जो होगा उसका दुगना मिलेगा आपको, साथ में आयोटा भी रहेगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत यूज होती है क्वेश्चंस में, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y अगर है, इसका कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा y है, ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहां से मुझे क्या मिलता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा, यहां से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो वैल्यू होगी वो होगी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊं, z इक्वल टू हमारे पास 1 माइनस आयोटा दे रखा किसी ने और बोला कि z इंटू जेड बार की वैल्यू बताओ, तो सीधा सीधा आप कर दोगे रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कितना -1, तो ये कितना वैल्यू मिल जाएगी आपको, हमेशा सीधा सीधा, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी देखिए आप यहाँ पे, ये क्या है कि कॉन्जुगेट जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूटिव रहेगा किसी भी ऑपरेशन के ऊपर, ये समझ लीजिए, अगर आपके पास कहीं पर भी कॉन्जुगेट दे रखा है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, मतलब जैसे z1 प्लस z2 का बार, मतलब ये कह रहा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले जोड़ा उसके बाद उसका कॉन्जुगेट निकाला जो भी आया था रिजल्टेंट, तो ये बराबर होगा कि जब आप उनको अलग अलग कॉन्जुगेट निकाल के सम करोगे, ठीक है। तो ये याद रखना, स्टार प्रॉपर्टीज है ये सारी, ठीक है। अंडर सब्सट्रैक्शन भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, यानी कि कॉन्जुगेट का साइन अलग अलग चला जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। मल्टीप्लिकेशन में भी आप इस कॉन्जुगेट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्वेश्चंस में यूज करेंगे हम, ठीक है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर n है फिर कॉन्जुगेट लगाए, मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की nth पावर निकाली उसके बाद उसके ऊपर कॉन्जुगेट साइन लगाया, आप ऐसे करिए या पहले ही उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकाल के nth पावर लगा दीजिए, ठीक है, बराबर आएगा। ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 अपॉन z2 है फिर आप उसका कॉन्जुगेट कर रहे हो तो ये बराबर आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर के अलग अलग कॉन्जुगेट निकाल कर डिवाइड करने के, ठीक है। और लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पे है, z इनवर्स का जब कॉन्जुगेट निकालोगे तो ये बराबर होगा जब आपने z का कॉन्जुगेट निकाल कर इनवर्स किया, तो ये प्रॉपर्टीज देख लेना, बहुत जरूरी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अगला है हमारे पास, अगर हम यहाँ बात करें मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके मॉडुलस से क्या मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हम वही बात करेंगे कि लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, और इसी को हम इस फॉर्मेट में भी रख सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे x और y दोनों रियल होते हैं, हर कोई जानता अब तक, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या मतलब, मॉडुलस ऑफ z, इससे क्या मतलब है, सबसे पहले क्या करिए, आर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन या कार्टेशियन प्लेन के ऊपर जाइए, ठीक है। अपने पॉइंट को रिप्रेजेंट करिए, मान के चलिए हमारा पॉइंट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अब क्या करिए, मॉडुलस ऑफ दिस पॉइंट, यानी कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, मॉडुलस का मतलब क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू, लेकिन प्लेन के ऊपर एब्सोल्यूट वैल्यू से क्या मतलब है, ओरिजिन से आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्टेंस कितनी है वही यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू होगी या मॉडुलस होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसी जो ये लेंथ है ना ओरिजिन से p तक, ठीक है, इसी को बोलते हैं मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं इस पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन के ऊपर देखता हूं तो इसका मतलब क्या होता है कि हम ओरिजिन से x एक्सिस पे x यूनिट चले, ठीक है, फिर हम x यूनिट चलने के बाद y की तरफ कितना चले, y यूनिट चले, ठीक है। तो ये x हो जाता, ये y हो जाता। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता, ठीक है, और ये क्या हो जाता आपके पास एक एंगल थीटा, ठीक है। तो पाइथागोरस परिमेय से हम क्या कह सकते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता, बेस और हाइट यानी कि परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का जो सम होता वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता। तो यहां से मैं इन ट्राइंगल ओ
P और इसको M कह दूं अगर, तो OPM में मैं क्या कह सकता हूँ मॉड z इज इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर, क्योंकि इसको हमने मॉड z बोला, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, तो मॉड z इक्वल टू हमको तो मॉडुलस चाहिए, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होगा वो क्या आएगा, उसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट के बराबर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है यहाँ से कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका आपके पास मॉडुलस बताइए। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 - 3i। ठीक है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस बताइए। तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पे -3, जो आयोटा के साथ मल्टीपल में। तो यहाँ से मेरी जो वैल्यू निकल के आएगी, 2 का स्क्वायर कितना था 4, 3 का स्क्वायर कितना था 9, और ये हो जाएगा √13 मेरा आंसर हो जाएगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट और मॉडुलस आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके बारे में इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं, तो प्रॉपर्टीज में क्या, हमारे पास z, z1, z2 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होगा ना, अब एब्सोल्यूट वैल्यू है, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, यानी कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो। जीरो कब होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, सिर्फ और सिर्फ जब वो खुद जीरो हो, यानी कि अगर z इक्वल टू जीरो हुआ तो इसके पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों जीरो है, तो मॉडुलस भी जीरो आ जाएगा। और आगे क्या है आपके पास, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा अगर z क्या होगा नॉन जीरो। ठीक है, ये हो गया। अब देखना यहाँ पे क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स यानी कि नेगेटिव पावर, उसकी नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट का इनवर्स, इन सब का जो मॉडुलस आएगा वो सेम आएगा, क्योंकि इन सब में होता है क्या, x और y के साइन डिफरेंट होते हैं। जैसे z में x और y मान के चलो पॉजिटिव है, तो -z में क्या हो जाएंगे, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही कॉन्जुगेट में x पॉजिटिव रहेगा, y नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन उनका स्क्वायर रूट होना सम करके, तो इसीलिए इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा बराबर आएगी। आप ट्राई कर सकते हैं इसको, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यहाँ पे। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आप प्रोडक्ट करोगे, फिर मॉडुलस निकालोगे, वो बराबर होगा, आप दोनों का अलग अलग प्रोडक्ट मॉडुलस निकाल के प्रोडक्ट कर दो। इन जनरल के लिए भी ये प्रॉपर्टी ट्रू है, यानी कि z1.z2.z1 ये बराबर होगा z1 का मॉड, z2 का मॉड, zn का मॉड। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या हमारे पास, ये भी इंपॉर्टेंट है, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। इसमें क्या होता है, आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर आप इसका सम कर रहे हो फिर उनका मॉड निकाल रहे हो, ठीक है, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये लेस देन एंड इक्वल टू होती है दोनों के अलग अलग एब्सोल्यूट वैल्यू के सम के। ठीक है, तो अगर हमको कभी भी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए इसकी, तो हमको इसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या, अगर यहाँ z1 - z2 हुआ तो ये भी लेस देन एंड इक्वल टू होगा मॉड z1 प्लस मॉड z2 के। यहाँ पे अगर दो नंबर का डिफरेंस हो रहा फिर उसका मॉडुलस निकाल रहे, तो ये हमेशा इससे छोटा आएगा। ये आपको याद रखना। एक प्रॉपर्टी ये है, ठीक है, ये किस तरीके से है कि अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम कर रहे हो, ठीक है, तो इसकी जो मॉडुलस की वैल्यू होगी ये हमेशा बड़ी आएगी दोनों के मॉडुलस के डिफरेंस के। जब आप मॉड करोगे उसका, उससे बड़ी आएगी। बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर से दोनों का सम किया और मॉड निकाला, ये वैल्यू आई मान के चलो x। अब हमने दूसरा क्या किया, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग अलग मॉड निकाला, फिर उनका डिफरेंस किया। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव वैल्यू है तो इस मॉड का कोई मतलब नहीं है, अगर वो नेगेटिव वैल्यू तो उसको भी पॉजिटिव कर दिया, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगी। अगर वो नेगेटिव हो गया तो ऑलरेडी वो छोटा हो जाएगा, लेकिन अगर उसको पॉजिटिव भी कर दिया जाए फिर भी इससे छोटा आएगा हमेशा। तो ये आपने याद रखना। वही सेम माइनस के लिए भी, प्लस माइनस दोनों के लिए। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का nth पावर निकाल के मॉड करो या मॉड करके nth पावर लगा दो, वैल्यू बराबर आएगी।
ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टीज है इसमें, ये बहुत बहुत स्टार प्रॉपर्टी है, इसको याद रखिए। ये क्या है कि अगर आपने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट किया तो हमने पीछे क्या देखा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता, और अगर मॉड ऑफ जेड को देखा जाए तो ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर अगर कर दें तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, जो कि इसकी वैल्यू के बराबर आएगा। तो z इंटू जेड बार इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको याद रखेंगे, और इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, z बार इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर अपॉन z, और z इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास मॉड z अपॉन z, इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, z इक्वल टू मॉड z अपॉन z बस ये आ जाएगा आपके पास। अगली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, जो रियल पार्ट रहेगा ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो उसके एब्सोल्यूट वैल्यू के पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू उसके बीच में रहेगा। रियल पार्ट जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसके मॉड जेड से छोटा होगा, नेगेटिव और मॉड जेड से बड़ा होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो भी सेम, उसके मॉड से छोटा होगा, उसके मॉड के नेगेटिव से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, और मॉडुलस जो है ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा कब, जब प्रोडक्ट और डिवीजन हो रहा। प्रोडक्ट में हमने पीछे देख लिया, और डिवीजन में ये देख लीजिए z1 अपॉन z2 करके फिर मॉड निकाल रहे हो, या अलग अलग मॉड निकाल के उनको डिवाइड कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये देना कि z2 जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो होगा तो डिनोमिनेटर में जीरो क्या डिफाइंड नहीं होगी वैल्यू। एक प्रॉपर्टी ये है, z1 प्लस z2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर, ये कितना वैल्यू आएगा, डबल ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर। इसमें अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, हाँ मॉडुलस की इस प्रॉपर्टी का यूज करिए, z1 प्लस z2, ठीक है, इंटू z1 प्लस z2 का बार, इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं हम, इसकी जगह लिख सकता हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, z1 माइनस z2, z1 माइनस z2 का बार। अब जो ये बार होता है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, इसमें आपके पास आ रखा है एक बार, तो ये हो जाएगा z1 प्लस z2, और ये हो जाएगा z1 बार प्लस z2 बार कॉन्जुगेट। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं z1 माइनस z2, z1 बार माइनस z2 बार, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो पहले बारी बारी से z1 इंटू z1 बार प्लस z1 इंटू z2 बार, ये हो जाएगा। अब इसको बारी बारी से इन दोनों के साथ ले जाइए, z2 z1 बार प्लस z2 z2 बार, ये हो जाएगा। सेम यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बारी बारी से, z1 z1 बार माइनस z1 z2 बार, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे माइनस z2 z1 बार, और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा z2 z2 बार, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो तो z2 ये जो बन जाएगा आपके पास इसी प्रॉपर्टी से फिर से, और ये भी इसी प्रॉपर्टी से बन जाएगा मॉड z1 का स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा z1 इंटू z2 बार, z1 इंटू z2 बार अगर देखें इधर तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, बेसिकली ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहां से z1 पहले इसके साथ, फिर ये नेगेटिव आएगा हमारे पास, ये वाली जो वैल्यू होगी ये नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो इससे अगर मैं देखूं, इससे हमारे पास कुछ कैंसिल होना चाहिए, और इससे कैंसिल होना चाहिए हमारे पास ये। ठीक है, फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, ये जो बचेगा यहां से z1 का दिस स्क्वायर, और ये क्या बचेगा z2 का स्क्वायर, और ये क्या बनेगा आपके पास z1 का बार, ये आ जाएगा आपके पास। अगर मैं देखूं यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, तो बनेगा ये मॉड z1 का स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा आपके पास z2 का, इस थोड़ा कैलकुलेशन है आप इसको देख लें,
ठीक है, तो यहाँ से इसका और इसका सम हो जाएगा, इसका और इसका सम हो जाएगा, 2 आएगा, 2 कॉमन ले सकते हैं, mod z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर। इसमें कैलकुलेशन है, आप इसको देख लें। तो वैसे प्रूव करने का जरूरत है नहीं है कि आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टीज याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है यूनिमॉड्यूलर। यूनिमॉड्यूलर से क्या मतलब है, अगर आप देखें हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इफ z इज अ x प्लस आयोटा y जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, ये कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z इज यूनिमॉड्यूलर। ठीक है, z जो है आपके पास यूनिमॉड्यूलर होगा इफ एंड ओनली इफ इसका जो मॉड होगा ये 1 आए। यूनिट मॉड्यूलर भी बोलते हैं इसको, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉड करने के बाद आपको 1 मिले उसको बोलेंगे यूनिमॉड्यूलर। जैसे अगर आप देखें z इक्वल टू, अगर आपको दे रखा है साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, ये दे रखा है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका जब मॉड करोगे आप तो अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यही होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम जानते हैं 1 होगा, इसीलिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये यूनिमॉड्यूलर है। या कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस आयोटा 1 अपॉन रूट 2, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका जब हम मॉडुलस निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये हो जाएगा, तो ये बनेगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, जब स्क्वायर खोलोगे तो यहाँ से इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 1, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास यूनिट मॉड्यूलर या यूनिमॉड्यूलर। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, देखा जाए अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो यूनिमॉड्यूलर अगर हमको बनाना हो तो सीधा सीधा ये देखिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू या z डैश इक्वल टू, जब आप z अपॉन मॉड z लिखोगे कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका मॉडुलस से डिवाइड करोगे तो ये हमेशा यूनिमॉड्यूलर आएगा। उसका कारण क्या है, जब आप इसका मॉड निकालोगे ना तो z डैश का, तो z डैश का मॉड क्या हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मॉड डबल मॉड से कोई मतलब नहीं है, डबल मॉड या सिंगल मॉड एक ही चीज है, तो पॉजिटिव करेगा वैल्यू क्योंकि रियल वैल्यू आ चुकी है, तो मॉड z अपॉन मॉड z, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1। तो कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को यूनिमॉड्यूलर बनाना हो, जैसे ये देखो जरा z इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, इसको यूनिमॉड्यूलर में कन्वर्ट अगर आपने करना हो तो आप एक z डैश बनाओगे जो कि z अपॉन मॉड z होगा, तो ये क्या आ जाएगा 2 माइनस आयोटा अपॉन इसका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो हो जाएगा 2 माइनस आयोटा अपॉन रूट 3, यानी कि 2 अपॉन रूट 3 माइनस आयोटा अपॉन रूट 3, ये एक यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से बात कर सकते हैं। अब अगर आप जो फर्स्ट में हमारे पास था उसको देखें, जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, ठीक है, इसमें प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे हम, ये प्रॉपर्टी, यहाँ पे क्या z इनवर्स किसके बराबर होगा, z बार अपॉन मॉड z स्क्वायर। तो अगर मैं इसको देखो क्लियर करके, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको इनवर्स चाहिए ना तो ये किसके बराबर आता है, हमेशा z बार अपॉन मॉड ऑफ z का स्क्वायर। बेसिकली z इक्वल टू x प्लस आयोटा y होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे इनवर्स के लिए तो इसका जो इनवर्स होगा x माइनस आयोटा y आएगा और डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा अंडर बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यह आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसी को बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z का स्क्वायर माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आयोटा डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z। ठीक है, इस तरीके से आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का आप डायरेक्ट इनवर्स निकाल सकते हैं। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल दे के बात आगे बढ़ाएं तो z इक्वल टू 1 प्लस 3i है मेरे पास, इसका मुझे इनवर्स चाहिए और मेरे को कैलकुलेशन से बचना, तो इनवर्स क्या हो जाएगा इसका 1 माइनस 3i अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 10 माइनस 3i अपॉन रूट 10, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1। ठीक है, और इसका क्या कर देना हमने स्क्वायर।
दिस। तो यहां से मिलेगा 1/10 माइनस 3i/10। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें। मॉडुलस पे हम बात कर रहे थे। एक एग्जांपल है मेरे पास मॉडुलस की प्रॉपर्टीज से। इफ z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट mod z plus 4 is less than and equal to 3 then the maximum of this। हमारे पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से है कि z plus 4 is less than and equal to 3 दे रखा। तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी, मैक्सिमम z mod z plus 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि ये किससे छोटा और बराबर होगा। उसके लिए देखिए जरा, इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं जो दे रखा इसको सॉल्व करने के लिए। तो जब मेरे पास z प्लस 1 की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इसका मतलब ये हुआ लेस देन एंड इक्वल टू m। ये प्रॉपर्टी फाइंड करनी है मुझे, m को फाइंड करना, यही तो हुआ मैक्सिमम वैल्यू का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जरा, z प्लस 1 जो है इसको मैं इसकी फॉर्म में, इसके टर्म में लाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, z प्लस 4 अगर मैं लाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा इससे, ताकि 4 - 3 कितना बन जाए, 1 हो जाए। तो z प्लस 1 रहेगा आपके पास। ठीक है, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ z प्लस 4 प्लस -3, ये हो जाएगा। अब जो ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी हमारे पास ये वाली, अगर मैं इसको देखूं, इस प्रॉपर्टी को यूज करूं मैं, तो ये क्या आ जाएगा, mod z1 प्लस mod z2 से लेस देन हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, इज लेस देन एंड इक्वल टू कितना हो जाएगा, mod z प्लस 4 प्लस mod -3, और ये लेस देन एंड इक्वल टू कितना आ जाएगा, mod z प्लस 4 प्लस 3। ठीक है, बेसिकली हम चले थे यहाँ से z1 प्लस 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू z प्लस 4 प्लस 3। हमको चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब मिलेगी जब हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, z प्लस 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू 3 प्लस 3। तो mod z प्लस 1 किससे छोटा आएगा, हमेशा 6 से। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज 6। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से सॉल्व होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ z1 z2 zn आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे, यूनिमॉड्यूलर। यूनिमॉड्यूलर का मतलब हो जाएगा z1 का मॉड, z2 का मॉड, अप टू zn का जो मॉड रहेगा, इसकी जो वैल्यू रहेगी हमेशा वो 1 होगी। ठीक है, हमको फाइंड करना मॉड z1 प्लस z2 प्लस zn डिवाइडेड बाय मॉड उनके इनवर्स का सम। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी थी हमारे पास, प्रॉपर्टी किस तरीके से कि जब हम z1 इंटू z बार करते हैं, z1 इंटू z बार करते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी होती, मॉड z का स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां पे देखिए z1 इंटू z1 का बार इक्वल टू, ये क्या है आपके पास, यूनिमॉड्यूलर है, 1 आ जाएगा। अब ये z1 बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/z, जो कि क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स। ठीक है, तो यहां से मैं क्लेम कर सकता हूं कि जो z1 इनवर्स होगा, z1 इनवर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, z1 के बार के। यानी कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिमॉड्यूलर है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, उसका इनवर्स। ठीक है, यहां से ये कह सकते हैं। सिमिलरली इन सब के लिए मैं यही सब कुछ कर सकता हूं। तो डायरेक्ट अगर हम यहाँ पे सॉल्व क्वेश्चन पे जाएं, z1 प्लस z2 प्लस डॉट डॉट zn मॉड डिवाइडेड बाय z1 के इनवर्स की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, z1 बार प्लस z2 बार प्लस डॉट डॉट zn बार, ये हो जाएगा हमारे पास। अब हमने देखा प्रॉपर्टी में कि जो कॉन्जुगेट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव रहता है। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मॉड z1 प्लस z2 प्लस डॉट डॉट z1 n, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय z1 प्लस z2 प्लस डॉट डॉट
Zn का कॉन्जुगेट पूरे का। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी हमने और देखी शुरुआत में ही, z और उसके कॉन्जुगेट का जो मॉडुलस होगा वो बराबर होता है हमेशा। तो ऊपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है, तो इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस जो होता है एक रियल वैल्यू होती है और पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका आंसर इज 1। ठीक है, तो ये था हमारा आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इससे आगे, यानी कि आर्ग्यूमेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसी में आपके पास लॉगरिथमिक हो गया और कॉम्प्लेक्स नंबर की अलग अलग फॉर्म्स